नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। जिस प्रकार से आप टाइम टेबल बना रखा होगा आपने, रोज पढ़ रहे होंगे आप। तो उस टाइम टेबल को अगर आप लोग व्यवस्थित रूप से अगर प्रयोग में ले रहे हैं और उसको उसके साथ अगर समझौता नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, ऐसा मान के अपन चल रहे हैं। अगर टाइम टेबल में आप ऊपर नीचे कर रहे हो कि चलो आज वहाँ चले गए, आज वहाँ चले गए, वहाँ चले गए, या आज, तो उस समय को आप दूसरी जगह से एडजस्ट कर नहीं सकते। ऐसा होता नहीं, अपन सोचते हैं लेकिन। तो मित्रों, आप जितनी हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल जो है वो खराब नहीं हो। दूसरी बात मित्रों, मैं आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ, और खुशखबरी ये है कि हाल ही में एक सरकार एक फैसला करने जा रही है, आरपीएससी जो है एक फैसला करने जा रही है कि दो अलग अलग जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में अलग अलग जो 40% नंबर ला के पास होना था, उसको वो चाह रही कि दोनों पेपर में मिलाकर कम से कम 40% नंबर लेकर आना होगा। ऐसा फॉर्मूला लागू करना चाह रही है आरपीएससी। और उसके पीछे का कारण आप सब जानते हो कि अभी हाल ही में जो 2022 के बाद के जो एग्जाम थे, जितने भी एग्जाम हुए, उसमें किसी भी विषय में जो है कैंडिडेट्स जो है जितने चाहिए उतने नहीं मिले, पास नहीं हो पाए विद्यार्थी, खास तौर पर प्रथम पेपर में। तो विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि ऐसा चेंजिंग इसलिए भी किया जा सकता है कि आपको पता है कि 2028 में राजस्थान के अंदर जो है चुनाव है। सरकार, ऐसी कोई सरकार नहीं होती है कि वो वापस दोबारा सत्ता में आने के लिए प्रयास नहीं करे, वो निश्चित रूप से प्रयास करती है। और उसी प्रयास में मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी कहा है, सरकार अगर दोबारा वापस राजस्थान में सत्ता में रहने की कोशिश करेगी तो युवाओं को कम से कम भरपूर मौका मिलने वाला है। बम्पर थर्ड ग्रेड आपको देखने को मिलेगी, बम्पर सेकंड ग्रेड आपको देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड भी देखने को मिलेगी। छोटी जो मतलब राजस्थान पुलिस है, पटवार है, वीडियो है, खूब वैकेंसीज आपके सामने मिलने वाली है मित्रों। तो पर आप बेशर्त अपना शेड्यूल खराब कर नहीं करें, लगातार पढ़ते रहिएगा। और आप अगर बम्पर थर्ड ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में अगर आप सिलेक्शन लेकर नहीं आते हो, और फिर से अगर आप चाहते हो कि नहीं सर इस बार तो रहने दो, हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे लापरवाही से, और जब परीक्षा आ जाएगी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसकी ठीक 3-4 साल बाद हम फिर से कोशिश करेंगे, वो आप लोगों की मूर्खता होगी मित्रों। चलिए अपन चलते हैं। चौहान राजवंश अपना चल रहा था, अजमेर के राजवंश जो अपन ने पढ़ लिए थे। अपन ने अंत में क्या पढ़ा मित्रों, आपको अच्छे से याद हो तो, अपन ने अंत में पढ़ा कि गोविंद राज जो है, जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे, उनको जो है कहाँ भेज दिया गया था मित्रों, रणथंबोर भेज दिया गया था। और उन्होंने रणथंबोर में जाकर एक अलग चौहान वंश की नींव डाली थी। किसने मित्रों, गोविंद राज ने, जो किसके पुत्र थे, पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। तो अपन आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रणथंबोर के शासक रहेंगे, रणथंबोर के चौहान रहेंगे। और सीएटी के लिए तो सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड ग्रेड के लिए ये रामबाण क्लास है। अजमेर के चौहान, रणथंबोर के चौहान, आने वाली क्लास में आपको जालोर के चौहान मिलेंगे। इससे पहले मेवाड़ में भी कुछ क्लासें ऐसी थी जो आप लोगों के लिए रामबाण थी। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं, आइए अपन आगे बढ़ते हैं। तो रणथंबोर के चौहान, रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज ने 1194 में। ये लाइन मित्रों मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी थी जब अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे। उसका अंतिम क्लास जो अपन ने पृथ्वीराज तृतीय पढ़ी थी, उसके अंदर ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि यहाँ से जो है गोविंद राज को अजमेर से रणथंबोर भेज दिया गया, और उन्होंने जाकर रणथंबोर में चौहान राजवंश की नई शाखा की नींव डाली। तो इसमें गोविंद राज, आप गांठ मान लीजिएगा, आपसे जो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुत इजी प्रश्न हो सकता है। उससे पूछ ले कि रणथंबोर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। अजमेर में नहीं पूछेंगे वो, क्योंकि अजमेर में ये चौहान वंश के संस्थापक नहीं है।
अजमेर वंश समाप्त होने के बाद रणथंभौर में जाके चौहान वंश की नींव पड़ रही है। यह आपको अच्छे से याद रखना मित्रों। तो अजमेर में तो अपन ने क्या पढ़ा था, अजमेर के चौहान, याद आया जरा? यस, याद आ गया, वासुदेव। किसको पढ़ा था अपन ने? वासुदेव को। 551 ईस्वी में, है ना, 551 ईस्वी में जो है ये वासुदेव जी ने अजमेर में जो है अजमेर शाकंभरी के चौहानों की जो है स्थापना की थी। उनका शाकंभरी या सपाद लक्ष्य उनका राज्य था। राजधानी कहां थी जरा मित्रों बताओ? प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को क्या कहा जाता है वर्तमान में? नागौर कहा जाता है। ये बहुत अच्छे से आपको याद है और ऐसे ही याद आपको आगे रखना है। लेकिन फिर उसी अहिछत्रपुर नागौर से अजमेर राजधानी किसने स्थानांतरित करी मित्रों? अजय राज ने। किसने की? अजय राज जी ने 1113 में। ये भी आपको बहुत अच्छे से याद है। अजमेर नगर बसाया उन्होंने और अपनी राजधानी को अहिछत्रपुर से अजमेर स्थानांतरित कर ली थी अजय राज जी ने, जिन्होंने चांदी तांबे के सिक्के चलवाए थे मित्रों। याद आया कुछ? बिल्कुल आ गया। इसी प्रकार अगर आपसे याद आता रहेगा, उन्होंने एक दुर्ग बनाया था गढ़ बीटली, दूसरा जिब्राल्टर राजस्थान का, तारागढ़ जिसको अपन कहते हैं ना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो गोविंद राज तृतीय आपको अच्छे से याद रखना मित्रों। यानी आपसे पहला ही प्रश्न यही पूछा जाएगा कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो गोविंद राज ने की, जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। कब की? 1194 में। अजमेर में चौहानों का पतन कब हो रहा? 1192 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध। ये चीज अपन ने पढ़ ली। यस। रणथंभौर के शासक वीर नारायण, किसके बाद? गोविंद राज के बाद वीर नारायण आते हैं। वीर नारायण इल्तुतमिश से युद्ध करता हुआ मारा गया। अगर इस क्लास में मित्रों इल्तुतमिश का नाम सुनकर अगर जिसके भी गुदगुदी हुई है, समझ लो उसकी तैयारी भरपूर है, उसकी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और अगर गुदगुदी नहीं हुई है तो अभी मैं जरा बताऊंगा, आपकी गुदगुदी हो जाएगी। हो जाएगी ना मित्रों? बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जरा सोचो, सोचो जरा कैसे हो जाएगी? इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये वही इल्तुतमिश है मित्रों। कौन सा इल्तुतमिश? वही इल्तुतमिश मित्रों, बता दूं? यस, जिसने 1227, क्या 1227, याद आ गया सर। 1227 में तो हमने अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा? कि 1227 में सर एक भूताला का युद्ध हुआ था सर। किसका युद्ध हुआ मित्रों? भूताला का युद्ध हुआ था। अब याद आ गया सर। अब भूताला का युद्ध हुआ था, तो भूताला के युद्ध में लड़ाई किसने लड़ी जरा बताना? यही तो था वो इल्तुतमिश, जो किससे लड़ रहा मित्रों? जैतर सिंह से लड़ रहा था। जैतर सिंह कहां का? मेवाड़ का। और ये चीज तो अपन पढ़ के आ चुके हैं। ये चीज अपन पढ़ के आ चुके हैं मित्रों। यहां वीर नारायण तो मारा जा रहा है इल्तुतमिश से लड़ते हुए, लेकिन ये वही इल्तुतमिश है, वही समय काल है जब 1227 में भूताला का युद्ध लड़ा जैतर सिंह के साथ, मेवाड़ वाले के साथ। और वो युद्ध जैतर सिंह ही जीता है, इल्तुतमिश वहां नहीं जीता था। कहां? मेवाड़ में तो। परंतु ये इल्तुतमिश वीर नारायण से यहाँ रणथंभौर में युद्ध जीता है और वीर नारायण इल्तुतमिश से युद्ध करते हुए मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। मित्रों याद रखना। अच्छे से याद आया? अब याद आ गया सर। अब तो हम भूलेंगे नहीं। 1227 इल्तुतमिश, भूताला का युद्ध जैतर सिंह विजय जैतर सिंह की हुई थी। अब चला, याद आ ही गया आपको। लेकिन क्या रणथंभौर में भी वीर जो नारायण है वो जीते? नहीं सर, वो तो इल्तुतमिश से हार गए। लेकिन वहां जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया था भूताला के युद्ध में। क्लियर? अब याद आ गई? यस सर। तो अब बता दो, जो वो भूताला का युद्ध था ना मित्रों, वो जो भूताला का युद्ध था, तो मुझे बताओ उस भूताला के युद्ध का वर्णन बता दो किस पुस्तक में मिलता है मित्रों? ओ सर ऐसे मत फंसो होगा ना। अरे नहीं, आपको याद है। यस, हमीर
मद मर्दन। याद आ गया, हमीर मद मर्दन ही वो ग्रंथ था जिसमें भूताला के युद्ध का वर्णन था मित्रों। अब आपको यह भी याद आ गया होगा कि हमीर मद मर्दन किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने लिखा सर। किसने लिखा? जय सिंह सूरी ने। जय सिंह सूरी ने लिखा था सर। अब याद आ गया। अब मत भूल जाना। क्या पता हो सकता है आगे की क्लास में कभी ये वापस इल्तुतमिश अपने को नहीं मिले तो मैं फिर से रिपीट नहीं करा पाऊंगा। जहां जहां मिलेगा वहां करवा दूंगा, लेकिन नहीं मिल पाए तो नहीं करवा पाएंगे। और इसलिए बार बार मत भूलिए आप लोग। हमीर मद मर्दन ग्रंथ था जिसने भूताला के युद्ध का वर्णन किया था, और वो जयसिंह सूरी का लिखा हुआ ग्रंथ था। ओके, यस। वहां इल्तुतमिश जीतता है क्या मेवाड़ में? नहीं, हारता है। भूताला का युद्ध कब है? 1227 ईस्वी में। लेकिन यहां रणथंबोर में जीत जाता है ये बंदा। और किसको हरा देता है? ये हरा देता वीर नारायण को। अब चलो मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो हमीर देव चौहान, अब आ जाइए सीधा हमीर देव चौहान पर मित्रों। 1282 में शासन शुरू होता है और 1301 तक इसका शासन चलता है। जेतर सिंह चौहान, जेतर सिंह मेवाड़ नहीं है अभी, जेतर सिंह चौहान का भी एक शासक था रणथंबोर का। तो जेतर सिंह चौहान का पुत्र था हमीर, हमीर देव। याद रखना, वो राणा हमीर अलग है मेवाड़ में, जेतर सिंह अलग है मेवाड़ का, और ये जेतर सिंह और हमीर देव अलग है रणथंबोर के। तो जेतर सिंह चौहान का पुत्र हमीर देव रणथंबोर का शासक बना। कब? 1282 में। इसका शासनकाल याद रखना मित्रों, 1282 से 1301। ये शासनकाल किसका है? ये हमीर देव चौहान का शासन काल है। देखिए, हमीर देव चौहान ने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया प्रश्न पहली लाइन में वो है कोठीय जन नामक यज्ञ। और ये यज्ञ कैसा होता था? औसमेघ यज्ञ जैसा होता था। इसके तो लगा दो मित्रों में स्टार, और ये मेरा स्टार लगते ही आपको खुद को पता चल जाता है कि बिल्कुल सर। तो ये आपसे पूछा जाएगा, या तो पूछा जाएगा आपसे कि कोठीय जन यज्ञ किस शासक ने करवाया है, तो आप बता देना हमीर देव चौहान ने करवाया है। या मित्रों आपसे पूछा जाएगा कि हमीर देव चौहान ने कौन सा औसमेघ यज्ञ जैसा यज्ञ करवाया था, तो कोठीय जन नामक यज्ञ करवाया था। यह प्रश्न पूछेंगे आपको कि हमीर देव चौहान द्वारा करवाए गए कोठीय जन यज्ञ के पुरोहित कौन थे? तो विश्वरूप उसके पुरोहित थे मित्रों। इसके भी गांठ बांध लेना। कौन थे? विश्वरूप। किस यज्ञ के? कोठीय जन यज्ञ होता था एक, जो किसने करवाया? हमीर देव चौहान ने करवाया। और हमीर देव चौहान ने क्यों करवाया मित्रों? ताकि वो अपनी सीमाओं को बढ़ा सके। आपने औसमेघ यज्ञ के बारे में सुना, जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता था। जो भी शासक घोड़े को पकड़ ले उसको राजा से लड़ना पड़ता था, या अगर वो घोड़े नहीं पकड़े तो जिसकी सीमा से घोड़ा निकल जाता था वो सब सीमा उस राज्य के अधीन आ जाती थी। ऐसा ही था कोठीय जन यज्ञ, जिसमें हमीर देव चौहान ने जो अपनी सीमा बढ़ाने के लिए ऐसा यज्ञ किया, और उसका पुरोहित किसे बनाया था? विश्वरूप को बनाया था मित्रों। इस बात को आपको भूलना नहीं है। आगे देखिए मित्रों, हमीर देव चौहान ने आबू, ध्यान रखना, आबू पर्वत, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा और धार आदि राज्यों को जीत लिया है। आजकल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें ऐसी ही चीजें पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य था जो हमीर देव चौहान ने विजित नहीं किया? और आपको पूछ दिया जाएगा आबू है, काठियावाड़ है, पुष्कर है, चंपा है, धार है। काठियावाड़ जो है ना मित्रों, ये गुजरात का राज्य था। कहाँ का था? गुजरात का एक
जो है वहां को काठियावाड़ एक छोटी रियासत थी, उसको भी जीत लिया था किसने? हमीरदेव चौहान ने। तो इसको भी आपको याद रखना है मित्रों। अब आगे बढ़िए। जब इस प्रकार से कोठी जन यज्ञ करवा रहा है राणा हमीर, तो आपको यह भी पता है मित्रों कि इसके कारण उसकी दिग्विजय नीति रही होगी, अधिक से अधिक राज्यों को जीतना उनकी नीति रही होगी। आगे देखो क्या होता है। हमीरदेव चौहान ने अपनी दिग्विजय नीति के तहत मेवाड़ के, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है मित्रों कि मेवाड़ के किसी शासक को भी क्या हमीरदेव चौहान ने पराजित किया था क्या? तो यस, समर सिंह मेवाड़ के शासक थे। समर सिंह, अपनी क्लास में अपन ने कहीं भी समर सिंह का जिक्र नहीं किया। उसका कारण केवल यही था मित्रों कि समर सिंह मेवाड़ के एक शासक तो बने, लेकिन वो हमीरदेव चौहान से एक युद्ध हार गए। इसके अलावा उनकी कोई ज्यादा उपलब्धि नहीं थी, इसलिए अपन ने उस महत्वपूर्ण क्लास में इनको नहीं डाला था। क्योंकि मित्रों मैं आपको पहले भी बता रखा हूं, आप लोगों को अच्छे से भी जानकारी है कि अपन उसी कंटेंट पर पूरा फोकस लेकर चल रहे हैं जो कहीं न कहीं परीक्षा के इर्द गिर्द चलता है। तो समर सिंह चौहान एक समर सिंह मेवाड़ के शासक थे, जिसको भी हमीरदेव चौहान ने हराया था। तो मेवाड़ के शासक को भी उन्होंने हराया था, इस बात को याद रखना। अब आ जाइए मित्रों 1291 में, जिसका प्रश्न लगभग यहां से आपके सेकंड ग्रेड के प्रश्न बनने शुरू होते हैं। तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, कौन? जलालुद्दीन खिलजी मित्रों ने जाई के दुर्ग पर आक्रमण किया। गांठ बांध लीजिएगा। क्या गांठ बांधनी मित्रों कि जब जब तुर्क सेना ने रणतंबोर पर आक्रमण किए हैं, उन्होंने हर बार इस जाई के दुर्ग को तो जीत लिया था, लेकिन रणथंबोर को वो नहीं जीत पाए थे अंतिम युद्ध से पहले तक। सेकंड ग्रेड में ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभी भी प्रश्न ऐसा ही आया कि जलालुद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन से दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। दो दो दुर्गों का उसमें ए बी सी डी सही के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था, और जिस जिस ऑप्शन में झाई था उसको अपने को काटते हुए जो है अपना आंसर निकालना था, क्योंकि झाई को हर बार जो है ये तुर्क सेना अपने अधिकार में ले लेती है। यहां भी ऐसा ही हुआ। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चलकर आ रहा है। कब? 1291। और उसने जो ही पहला आक्रमण, ये झाई रणथंबोर से जस्ट पहले दुर्ग पड़ता था, तो पहली लड़ाई रणथंबोर में जाने के लिए झाई से ही शुरू होनी थी। क्यों? क्योंकि झाई पर भी किसका अधिकार था? हमीरदेव चौहान का अधिकार था, और हमीरदेव चौहान की एक सेना झाई में रहती थी। इसलिए जो भी दिल्ली की फौज आती थी, सेना आती थी, वो सबसे पहले झाई के ऊपर अटैक करती थी। झाई में सेना कम रहने के कारण जो है वो झाई को तो अधिकार में ले लेती थी, लेकिन इसकी जानकारी रणथंबोर पहुंचने के कारण रणथंबोर को वो नहीं जीत पाते थे। तो इसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में कहां अधिकार कर लिया? झाई पर आक्रमण किया और उसको अपने अधीन कर लिया मित्रों। झाई के दुर्ग को, झाई का दुर्ग कहां है? रणथंबोर दुर्ग के पास ही है। जलालुद्दीन ने झाई के बाद रणथंबोर पर घेरा डाल दिया। जलालुद्दीन जो खिलजी था उसने झाई का दुर्ग जीत लिया, और झाई के बाद उसने अपना अगला मिशन जो है कहां किया? उसने किया रणथंबोर पे, और वहां जाके दुर्ग में घेरा डाल लिया। आपको पता है सबसे बढ़िया रणनीति पहले तो राजपूत राजाओं की जो रहती थी वो ये रहती थी मित्रों कि आप भी कभी विजिट करने के लिए, घूमने के लिए अगर बाहर गए हो, तो आपने कभी चित्तौड़ का दुर्ग देखा हो या और भी कोई दुर्ग देखने के मौके मिले हो, जैसे जैसलमेर का दुर्ग अगर आपने देखा हो, लिविंग पोर्ट है जैसलमेर का दुर्ग, चित्तौड़ का भी लिविंग पोर्ट है। ऐसे कहने में सारे दुर्ग जो है अपनी व्यवस्था रखते थे। मतलब दुर्ग के अंदर पानी की व्यवस्था भी रहती थी, तालाब, काफी एरिया में दुर्ग बना हुआ रहता था, तालाब रहता था, कुएं रहते थे, खेती बाड़ी भी उस दुर्ग के अंदर हो जाती थी। तो ये दुश्मन को हराने के लिए सबसे अच्छी पॉलिसी जो राजपूत शासक जो इस्तेमाल करते थे वो मित्रों ये होती थी कि जो ही उनको पता चलता था कि जो है शत्रुओं की सेना आ गई है, तो वो अपने दुर्ग के दरवाजे बंद कर देते थे। दुर्ग के दरवाजे बंद करके अपनी सेना को दुर्ग की दीवारों पे खड़ी कर देते थे, और दुर्ग के आसपास के जो गांव होते थे, प्रजा होती थी,
उनकी फसल को वो नष्ट करवा देते थे, उनसे अनुग्रह मतलब आग्रह करके किसानों से, ताकि शत्रु सेना को खाने की सामग्री नहीं मिले, रसद सामग्री नहीं मिले। इसलिए तो उधर सारी फसल जो है वो नष्ट हो जाती थी और अंदर दरवाजा बंद हो जाता था किले का। काफी दिन घेरा डालने के बाद जब शत्रु सेना का सामान सामग्री खाने की खत्म हो जाती थी तो उनको मजबूरन में भारी नुकसान उठाकर वापस दिल्ली जाना पड़ता था। ये अच्छी पॉलिसी थी, हर दुर्ग में यही होता था। और वहां जो राजा होते थे, राजपूत शासक होते थे, उनके दुर्ग के अंदर सारी व्यवस्थाएं होती थी, खेती भी करते थे वो लोग, और उनके पानी पीने की सारी व्यवस्थाएं वो अंदर रखते थे। तो ये उनकी पॉलिसी हमेशा से चलती थी। इसको आप हमेशा माइंड में रखें, जिससे आपको प्रश्न पढ़ते समय, ऑप्शन छांटते समय काफी आसानी होगी मित्रों। अब आगे चलो। तो जलालुद्दीन खिलजी, अब आपको जलालुद्दीन खिलजी के बारे में एक बात मैं बता दूं कि 1290 भी मिल सकता है आपको, 1291 ईस्वी में भी मिल सकता है जलालुद्दीन का पहला आक्रमण झांई पर। अगर 1291 में आया ही नहीं ऑप्शन में, 90 है तो एकदम करेक्ट है। और अगर बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए क्वेश्चन बन रहा है और 1291 में आया है तो आप इस पे ताल ठोक दीजिएगा, 1291 ही सही माना जाएगा मित्रों, 1290 नहीं माना जाएगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो 1290 भी आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेगा, लेकिन 1291 पर आप अंतिम समय तक डटे रहिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी ने झांई के बाद, झांई पर अधिकार कर लिया, यस सर कर लिया। उसके बाद रणथंभौर पर घेरा डाल दिया, परंतु कई दिनों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली तो ये कहते हुए दिल्ली लौट आया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। इस चीज को भी गांठ बांध लेना मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन कैसे है, इसके कितने कैसे प्रश्न बन सकते हैं जो मैं बता दूं आपको। एक प्रश्न तो बनेगा कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के संबंध में ऐसा कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। तो वो कहा रणथंभौर दुर्ग के लिए, क्योंकि झांई पे तो उसने अधिकार कर लिया था। अब रणथंभौर का घेरा डाला तो वहां उसको सफलता नहीं मिली और उसकी रसद सामग्री समाप्त हो गई। तो वो ये कहते हुए अपने डेरे को वापस उठा लिया कि ऐसे दुर्गों का क्या करना है, ऐसे तो दुर्ग जो 10 दुर्ग भी हमारे एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं है। ये शौक से नहीं कहा, उसकी खींच थी अंदर से निकाली उसने, क्योंकि उसकी घेरा डाल के रखने में काफी नुकसान उसको हो चुका था। तो ये एक बात तो किस दुर्ग के लिए कहा, रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा। किस शासक ने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना मित्रों, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर में प्रवेश नहीं हुआ। अभी पढ़ रहे हैं 1290 से 1300 के बीच का समय, और ये समय था जलालुद्दीन खिलजी का। किसका था, जलालुद्दीन खिलजी का था मित्रों। आगे देखिएगा, इस युद्ध में, कौन से युद्ध में, जो अभी झांई का युद्ध हुआ था 1291 में, उसमें हमीर की सेना का नेतृत्व गुरुदास सैनी ने किया था। यहां से कभी प्रश्न बना नहीं अभी, लेकिन अब कभी भी बन सकता है मित्रों, आप अच्छे से याद रखना। क्या कि 12 क्या प्रश्न बनेगा कि 1291 का जब जलालुद्दीन का आक्रमण हुआ, किस पे, रणथंभौर पे, तो हमीर देव की सेना का सेनापति कौन था, तो गुरुदास सैनी था। कौन था, गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी ने जो है लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और इस कारण से ही झांई पर उनका अधिकार हो गया। लेकिन उन्होंने रणथंभौर पर अधिकार करने में सफलता नहीं मिली। किसको, जलालुद्दीन खिलजी को। आगे चलिएगा मित्रों। बारह सौ 1299 में, कब मित्रों, 1299 ईस्वी में, 1299 ईस्वी में दो मंगोल विद्रोही, कौन मित्रों, दो मंगोल विद्रोही अलाउद्दीन खिलजी के दिल्ली दरबार से भागकर हमीर की शरण में आ गए। याद रखना 1299 में। अब होता असली जंग की शुरुआत। किसकी होती है, असली जंग की शुरुआत। अलाउद्दीन खिलजी का शासन
शुरू हो चुका दिल्ली में, और उसकी नजर किस कारण से पड़ती है रणथंभौर में, देखिएगा उसके वहां दो लोग रहते थे जो मंगोल के रहने वाले थे, और वो दोनों एक लफड़े के कारण जो है भागकर कहां आ जाते हैं, रणथंभौर आ जाते हैं, हमीर देव की सेना में। याद रखना, हमीर देव की सेना में आ जाते हैं। आगे चलेगा आपको पता चलेगा वो कौन थे। ये देखिएगा मित्रों, जो लोग थे वो ये थे, ये मंगोल विद्रोही एक तो मोहम्मद शाह था और एक केबरू था। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि जब अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम, अच्छा एक बेगम का मतलब तो आपको पता है कि राजा महाराजाओं के, सुल्तानों के कई बेगमें, कई महारानियां रहती थी। ऐसा नहीं है अपने जैसे यहाँ सिस्टम से भाई हम दो हमारे दो, या हम दो एक दो, ऐसा नहीं होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक जो बेगम थी वो इनमें से एक आदमी के संपर्क में आ गई। संपर्क में आने का मतलब नैन मटक्का हो गया होगा। तो उन दोनों ने प्लान सेट किया कि अपन दोनों अलाउद्दीन खिलजी को निपटा देते हैं, और दिल्ली का सुल्तान वो जो ये बन जाएगा मंगोल का, और वो उसकी प्रमुख बेगम रहेगी, जो अभी अलाउद्दीन खिलजी की बेगम। हालांकि मित्रों आजकल ये निपटाने का खेल बड़ा जोरों से चल रहा है, तो आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे कैसे लोग निपटाए जा रहे हैं, निपट रहे हैं। रोज ही अखबार में खोलो पहली घटना यही आती है, इंस्टाग्राम खोलो पहली घटना यही आती है, यूट्यूब खोलो पहली घटना यही आती है, निपटा दिया। जो 600 करोड़ के मालिकों को निपटा दिया जाता है, तो आम आदमी, चलो उसमें अपन नहीं जाना चाह रहे, वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय ये है कि मोहम्मद शाह और केबरू अलाउद्दीन खिलजी की एक जो बेगम थी उनके संपर्क में थे। अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चल गया। पता चलने के कारण ये षड्यंत्र फेल हो गया इनका, और जब इनको लगा कि अलाउद्दीन खिलजी अपने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों भागकर कहां आ गए, ये रणथंभौर आ गए हमीर देव की शरण में। कहां आ गए थे मित्रों, हमीर देव की शरण में। क्योंकि आपसे आजकल के जो पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के अनुसार अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि रणथंभौर और दिल्ली में प्रथम कटुता का या प्रथम कारण क्या था, तो मंगोल विद्रोहियों को हमीर देव द्वारा शरण देना। क्या मित्रों, मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू को हमीर देव चौहान द्वारा शरण देना ही अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच कटुता का पहला कारण रहा है। ये लिख के ले लीजिएगा आप। और आजकल जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे, आपको याद रखना ये दोनों ही लोग दिल्ली के थे, लेकिन ये वहां ऐसी गतिविधियां करके आ गए, षड्यंत्र, उन्होंने सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश की, तो इस कारण से भागकर इनको यहाँ आना पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब कहा हमीर देव को कि महाराज मेरे दो जो भागे हुए विद्रोही है मुझे लौटा दो, तो क्या बोला हमीर ने, इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा कि शरणागत को लौटाना राजपूत धर्म के खिलाफ है भैया। क्या बोला हमीर ने, क्योंकि आपको पता होगा हमीर की दिग्विजय नीति थी, हमीर ने कई युद्ध जीते थे, इसलिए हमीर डरता नहीं था, हमीर देव चौहान डरता नहीं था अलाउद्दीन खिलजी से। और उन्होंने मजाक मजाक में अलाउद्दीन खिलजी को जवाब दे दिया कि हम राजपूत है, और राजपूत शरण में आए हुए व्यक्ति को उसकी रक्षा करते ये धर्म है, उसको वापस लौटाना धर्म नहीं है। तो बताइए मित्रों, अब अलाउद्दीन खिलजी और हमीर देव के बीच लड़ाई होना लगभग तय हो चुका है। यस, और ये कारण पहला बना था कि अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मांगा कि मेरे दोनों विद्रोही मोहम्मद शाह और केबरू, याद रखना नाम भूल मत जाना, मोहम्मद शाह और केबरू को लौटा दीजिएगा। लेकिन हमीर ने कहा कि नहीं, शरणागत को राजपूत लौटाता नहीं है, उसकी रक्षा करता है। क्या ये बात सही है मित्रों, उसकी रक्षा करते हैं राजपूत? तो हमें क्या पता सर, आपने बोल दिया। जो अपनी क्लास कोई राजपूत देख रहा होगा वो तो कहेगा हाँ सर हम बिल्कुल लौटाते नहीं, हम तो बिल्कुल रक्षा करते हैं। और बाकी कह रहे होंगे सर हमें क्या पता। अरे पता है यार भाई, आप कैसे आदमी हो, कैसे नहीं पता है? अपना राणा सांगा भी तो भागा ना मेवाड़ से, कहां आया जरूर बताओ, बताओ कहां आया? 73 गांव में आया। कहां आया? 73 गांव में उसको शरण किसने की? राठौड़ बीदा ने। किसने दी शरण मित्रों? राठौड़ बीदा ने शरण दी कि नहीं दी बताओ?
दी ना। राठौड़ बीदा ने कहा था राणा सांगा को, आप हमारी शरण में आए हो, आप महल में जाइए, अंदर घर में जाइए, आप आराम करिएगा, और मैं देखता हूं किसको, आपके उन भाइयों को, रायमल जो थे ने, क्या नाम उसका, जयमल, और वो पृथ्वी सिंह, जो राज सिंह, वो तीनों चारों भाई जो थे उसके, तो मैं देखता हूं। और खुद राठौड़ बीदा लड़ता हुआ मारा गया था। ये उदाहरण नंबर 1 था शरण में आए हुए की रक्षा करना। और उदाहरण नंबर 2 खुद हमीर देव कह रहे हैं कि मैं शरण में आए हुए लोगों को आपको नहीं लौटाऊंगा अलाउद्दीन खिलजी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप याद रखना, राणा सांगा की भी एक बार रक्षा की थी राठौड़ बीदा ने 73 गांव में। और फिर कहां गया था वो बताओ जरा, बताओ, राणा सांगा बाद में कहां गया? हाँ सर, हमें पता है ना, वो तो अजमेर आ गया था। कहां आ गया था वो? अजमेर आ गया था। तो ऐसे याद रखिएगा मित्रों। आगे चलो। करमचंद पवार जो अजमेर के थे मित्रों, उन्होंने उनकी उस समय वहां मदद की थी, तो ये आपको याद रखना। तो देखिएगा, अब आगे चलिएगा। तो मना कर दिया। अतः अलाउद्दीन खिलजी ने उलग खां और अल्लप खां और नुसरत खां तीनों के नाम गांठ बांध लो मित्रों। रणतंबोर अभियान पे 3 सेना नायक आ रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के, उलग खां, अल्लप खां और नुसरत खां। किसी किसी किताब में अल्लप खां और नुसरत खां को एक ही माना गया है, और कई जगह अलग अलग भी माना गया है। अल्लप खां का आगे की लड़ाइयों में भी नाम आना दर्शाता है कि ये अलग था, और कुछ किताब वाले मानते हैं एक था, लेकिन 3 नाम याद रखना, अपने तो कुछ भी आओ, अल्लप खां हो तो ठीक है, नुसरत खां हो तो ठीक है, उलग खां हो तो ठीक है, तीनों के गांठ बांध लेना मित्रों। कि अब अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहां से अमीर देव ने मना कर दिया कि मोहम्मद शाह और केबरू को नहीं लौटाऊंगा, तो उन्होंने भी अपने 3 सेना नायक तैयार करे। कितने? 3। कितने? 3। कौन कौन? उलग खां। अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सोचेंगे, सर आप एक ही बात को इतनी बार क्यों बोलते हो? अरे मित्रों, यही तो पूछे जाते हैं। आप फटाफट फटाफट शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला है, यही पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में आया है। निम्न में से कौन सा एक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो है रणथंबोर युद्ध के दौरान नहीं था? फंस गए? तो फंसना तो है ही नहीं, अपने को तो पूरा क्लियर पढ़ना है। तो उलग खां, अल्लप खां और नुसरत खां 3 सेनापति अलाउद्दीन खिलजी की सेना लेकर कहां आ रहे हैं? मेवा रणथंबोर आ रहे हैं, क्योंकि यहां से अमीर देव ने दोनों मंगोल विद्रोहियों को लौटाने से मना कर दिया था। उनके नेतृत्व में एक सेना आती है, और सेना जिसने झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बस ये तो आपको याद रह ही गया कि हर बार जो भी तुर्क सेना आएगी वो झाई को तो अपने अधिकार में करेगी करेगी। आप एक चीज और देखना, याद रखना कि इसी झाई के दुर्ग को रणथंबोर की कुंजी कहा जाता था मित्र। क्या कहा जाता था? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी, यानी रणथंबोर का छोटा रूप कुंजी कहा जाता था। किसको? झाई को। आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो है रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो झाई को कहा जाता है। और झाई हर बार फ्रंट पे रहता था, इसलिए अभी भी उलग खां, अल्लप खां और नुसरत खां को जब अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा यहाँ कहां रणथंबोर में, कब भेजा? 1300 के आसपास, 1299 में घटना हुई, 1300 के आसपास भेजा। तो इन्होंने सबसे पहले रणथंबोर की जो कुंजी थी झाई, उस पर अपना अधिकार कर लिया। आगे चलो मित्रों। अब यहां इसके अंदर क्या हुआ, देखो मित्रों, इसमें एक बात सबसे याद रखना कि हमीर देव ने अपनी सेना भीम सिंह और धर्म सिंह के नेतृत्व में युद्ध के लिए भेजी। उधर से तो कौन आ रहा? उलग खां, अल्लप खां, नुसरत खां। इधर से कौन आ रहा? भीम सिंह, धर्म सिंह। कौन आ रहा मित्रों? भीम सिंह और धर्म सिंह। हमीर देव ने कहा भीम सिंह और धर्म सिंह को कि जाओ उठा लो तुर्कों की सेना को, उन्होंने झाई पर अधिकार कर लिया है, अब वो आगे नहीं बढ़ने चाहिए। और भीम सिंह और धर्म सिंह अपनी सेना लेकर निकल गए। परंतु इस युद्ध में राणा हमीर देव चौहान की विजय हुई मित्रों, उन्होंने इनको भगा दिया, परंतु भीम सिंह मारा गया। बस यही एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि लड़ाई हुई,
तुर्क सेना को मार भगाया हमीरदेव की सेना ने, लेकिन युद्ध के दौरान भीम सिंह मारे गए। अब भीम सिंह कैसे मारे गए ये भी मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब युद्ध जीत, हालांकि ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी मित्रों कि तुर्क सेना ने कभी भी बिना षड्यंत्र, बिना बेईमानी के क्यों युद्ध नहीं जीता राजस्थान में। राजस्थानी जो शासक थे हमेशा सूरवीरता के लिए जाने जाते थे, फ्रंट पे लड़ते थे, मान मर्यादा से लड़ते थे, षड्यंत्र और या प्लान करके या बेईमानियां करके युद्ध नहीं जीते उन्होंने, न लड़े। लेकिन तुर्क सेना ऐसा करती आई थी शुरू से। ये तो जब बाबर और उन्होंने भी ऐसा किया था तो उनसे पहले के लोग हैं। तो हमेशा तो जब भीम सिंह धर्म सिंह ने युद्ध जीत लिया तो उल्गू जो उलग खां है, अलग खां, नुसरत खां भाग रहे थे जान बचाकर। तो भीम सिंह ने धर्म सिंह को कहा कि ये जो जितना भी इस तुर्क सेना का जो धन लूटा गया है उसको लेकर आप महल में चलो, मैं उनका पीछा करके आता हूं। और उसी समय नुसरत खां, उलग खां और अलग खां को मौका मिल गया अकेले भीम सिंह पर वार करने का, और उन्होंने भीम सिंह को मार दिया और मार करके दिल्ली भाग गए। याद रखना, मार करके दिल्ली भी भाग गए अकेले को, क्योंकि इनको पता था धर्म सिंह वापस घूम गया तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से जब ये मेल में आए, हमीरदेव को इस बात का पता चला कि भीम सिंह मारा गया, और उन्होंने कहानी सुनी कि इस प्रकार से धर्म सिंह जो है आधी सेना लेकर वापस आ गए थे और भीम सिंह मारा गया। तो हमीरदेव ने इसका जिम्मेदार धर्म सिंह को माना कि धर्म सिंह के कारण भीम सिंह मारे गए हैं, और इसलिए उन्होंने धर्म सिंह को जो है अंधा करवा दिया। मित्रों क्या करवा दिया? अंधा करवा दिया। ये उनके जीवन की बहुत बड़ी भूल, हालांकि अपन सारी क्लास में हर राजा का विश्लेषण करके पढ़ रहे हैं, प्रत्येक शासक ने किसी न किसी प्रकार की भूल की थी। राणा सांगा बयाना के युद्ध के बाद बाबर का पीछा नहीं किया, जीवन की बहुत बड़ी भूल रही। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के बाद मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया, ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल रही। और यहां उन्होंने अपने ही एक मुख्य सेनापति धर्म सिंह को इसलिए अंधा करवा दिया मित्रों कि वो मानते थे कि भीम सिंह इसी के कारण मारा गया, अगर वो ये रुक जाते तो मारा नहीं जाता। अब जो ही धर्म सिंह अंधा हुआ, इसके दिमाग में बात घुस गई कि मुझे हमीरदेव चौहान से बदला लेना। ये भूल गया दुश्मनों को तो, और अपने ही शासक से बदला लेना, बस इसके दिमाग में यही चलता रहा। आगे चलिएगा, इसमें देखिएगा मित्रों 1300 ईस्वी में नुसरत खां व उलग खां सेना लेकर आए, जो झाई को जीतते हुए रणथंभौर दुर्ग पहुंचे। जब ये दिल्ली चले गए, फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप खाली हाथ आए हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इस बार उसने नुसरत खां और उलग खां को फिर से सेना लेकर कहां भेज दिया? वापस भेज दिया रणथंभौर। हालांकि वो भाग गए थे तो जहीं पर वापस अमीर का अधिकार हो गया था, तो वापस आते हैं, जहीं पर अपना अधिकार कर लेते हैं और घेरा डाल देते हैं रणथंभौर दुर्ग पर। किस पे डाल देते हैं? रणथंभौर दुर्ग पर। और उसी समय वापस नम्र निवेदन करके धर्म सिंह राज कार्य में आ जाता है। हमीरदेव से कहता है कि मैं राज्य के लिए अच्छा कार्य करूंगा, मुझे आप अच्छी पोस्ट दे दो। तो उन्होंने जो है वित्त विभाग में लगा दिया धर्म सिंह, और धर्म सिंह के 24 घंटा दिमाग में ये चलता था कि राजा से कैसे बदला लूं। और उसने जनता पर ऐसे ऐसे कर थोप दिए जिससे जनता हमीरदेव से ही नाराज हो गई और हमीरदेव के खिलाफ बगावत पर उतर गई। ये धर्म सिंह का कार्य था, क्योंकि उसको अंधा कर दिया गया था। और अब यहाँ कौन आ पहुंचे? नुसरत खां और उलग खां वापस सेना लेकर आकर उन्होंने क्या कर दिया था? घेरा डाल लिया। किसके? रणथंभौर दुर्ग के घेरा डाल लिया। मित्रों आगे चलो, रणथंभौर अभियान में ये देखिए, एक मिनट, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। रणथंभौर अभियान में मारा गया कौन? नुसरत खां। अब याद रखना मित्रों, आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि रणथंभौर अभियान में कौन मारा गया? तो नुसरत खां मारा गया। कौन मारा गया? नुसरत खां मारा गया। मित्रों आप तो ऐसे याद रख लेना, रणथंभौर में नुसरत खां का नौसर हो गया। रणथंभौर में नुसरत खां का क्या हो गया? नौसर। क्योंकि आपसे ये प्रश्न गारंटेड किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा
कि रणथंबोर अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा एक सेना नायक मारा गया, तो नुसरत खां मारा गया। जो वो सेनाएं जो दीवार पे चढ़ के आक्रमण करती थी राजपूत सेना, तो उस किसी एक बंदूक की गोली नुसरत खां को लगी, नुसरत खां जो है मारा गया था। घेरा डल रखा है, अभी वो सफल नहीं हुए, लेकिन जो ही ये बात किसके पास जाती है, अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचती है कि घेरा डाल रखा है, कोई सफलता मिलने का कोई चांस नहीं है और हमारा एक सेनापति नुसरत खां मारा जा चुका है। तो अलाउद्दीन खिलजी स्वयं रणथंबोर आ रहा है। क्या कर रहा है, अब वो रणथंबोर आया और उसने अपनी सेना का जायजा लिया, तो उसको लगा कि अब जीत नहीं सकते हैं, तो आ गए वो तुरंत षड्यंत्रों पर, बेईमानियों पर। और उसने क्या किया, जो राणा हमीर के जो सेना नायक थे, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह, हालांकि इन तीन का नाम आपसे बहुत कम पूछा जाएगा, पूछ भी सकते हैं, क्योंकि अपने प्रश्न बनने के, पेपर बनने का ऐसा पैटर्न रहता है कि जो अपने राजाओं के साथ जो सेनापति कभी गद्दारी करे उनको लेकर कभी प्रश्न बने नहीं है, बनते नहीं है, लोग बनाते नहीं है बनाने वाले, लेकिन फिर भी बन जाओ तो याद रखना भैया, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह ये तीनों ही लालची सेनापति थे। किसके, हमीर देव के, जो इस लालच में अलाउद्दीन से जा मिले। अलाउद्दीन ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वापस दिल्ली जाऊंगा और मैं रणथंबोर दुर्ग जीतकर तुम तीनों को दे दूंगा। और ये तीनों लालची अपने ही शासक हमीर देव के विरुद्ध गद्दारी करने पर उतर आए और किससे जा मिले, ये मिल गए अलाउद्दीन खिलजी से। उन्होंने दुर्ग देने का लालच किया था और अपनी ओर मिला लिया। हमीर देव ने कैसे, फिर जब हमीर देव को पता चला कि अपने तीनों ही मुख्य सेनापति रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए हैं, तो मित्रों फिर कुछ नहीं बचना था, इसलिए हमीर देव चौहान ने कर लिया केसरिया धारण। क्या कर लिया मित्रों, केसरिया धारण। और केसरिया धारण तो आप देख चुके हो कि युद्ध उस दिन केसरिया धारण किया जाता है जिस दिन युद्ध का अंतिम निर्णय होना होता है। उनको पता चला कि अपने तीनों ही सेना नायक जो उससे मिल गए, उन्होंने गुप्त रास्ते बता दिए हैं दुर्ग के, सेना अंदर आनी है। सेना अंदर आएगी तो तुर्कों की जो नीतियां अच्छी नहीं थी, महिलाओं के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं करते थे वो, इसलिए राजपूत शासकों ने गेट खोल दिए। भाई गेट खोल दो, दुर्ग के किले के गेट खोल दो, केसरिया धारण कर लो, टूट पड़ो। और जो महिलाएं थी उन्होंने जो है जोर करने का जो प्रोग्राम बना लिया था और केसरिया धारण करके निकल पड़े। और तथा रंग देवी, अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया मित्रों, रंग देवी ने जल जोहर किया। ऐसा कहते हैं कि वहां एक तालाब था, पदमला तालाब, कहां, रणथंबोर दुर्ग में। तो इस रंग देवी ने जो है अग्नि जोर नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि रंग देवी जो किसकी पत्नी थी, हमीर देव चौहान की पत्नी थी। हमीर देव चौहान ने केसरिया धारण किया, वीर गति को प्राप्त हुई युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते हुए। और उनकी जो पत्नी थी रंग देवी, उन्होंने वहां एक पदमना तालाब था, उसके अंदर कूद के उसने जल जोर कर लिया। तो ये राजस्थान का प्रथम जोर भी माना जाता है, क्योंकि 1301 की बात है। 1303 चित्तौड़ अपन पढ़ चुके, वो उस मेवाड़ वाले राजवंश में, लेकिन 1301 में तो ये राजस्थान का प्रथम साका भी माना जाता है मित्रों, और राजस्थान का एकमात्र जल जोहर भी माना जाता है रंग देवी का। तो आप ये भी याद रखिएगा, केसरिया धारण कर लिया हमीर देव चौहान, और रंग देवी जो है उसने जल जोहर किया, पदमला तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। ये आपको याद रखना है मित्रों। जब युद्ध की समाप्ति हुई मित्रों, तब जब अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया, किस किस को पकड़ लिया, जो मुझे बताओ भाई, 3 लोग, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह। ये तीनों तो बड़े लाड साहब की तरह बैठ गए अलाउद्दीन खिलजी के आसपास कि हमने ही तो युद्ध जिताया है, अब ये दुर्ग किसको मिलने वाला, हमें मिलने वाला ये दुर्ग, तो रणथंबोर दुर्ग। और बेचारे वो 2 लोग, बताओ कौन, जो मुख्य कारण था लड़ाई का, याद आया ना, यस, मोहम्मद शाह और केबरू। उठा लाए उसको कैद में से, जहां छुप रहे थे उठा लाए, अलाउद्दीन खिलजी ने उठा के सामने लिया और सबसे पहले उन्हीं से पूछा, पहले इनको पूछा, किनको, रणमल, रतिपाल और सुरजन शाह, कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा, महाराज जैसा आपने कहा, हमने हमारे जो हमीर देव चौहान हमारे शासक थे उनसे हमने गद्दारी की है, आपको लड़ाई जितवाई है हमने,
अब आप हमें रणथंबोर का दुर्ग दे दीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको तीनों को वहीं गोली मार दी और उनको कहा कि जब तुम अपने स्वामी के नहीं हो सकते तो मेरे कहां से हो सकते, सवाल ही नहीं उठता। गोली मार दी। और फिर केबरू और मोहम्मद शाह को लाके पूछा कि बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तुम्हें माफ करूं? तो उसने कहा कि नहीं अलाउद्दीन खिलजी, तुझे मुझे हमें माफ मत कर। अगर तूने हमें माफ कर दिया तो हम तेरा सबसे पहले तुझे मारेंगे और हम हमीर देव चौहान के किसी भी उत्तराधिकारी को शासक बना के जीवन भर उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि वही एक राजा था जिसने कहा था कि शरणागत की रक्षा की जाती है, उसको लौटाया नहीं जाता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी हम तो तुझे मारेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको भी मार दिया, रणमल को भी मार दिया, रतिपाल को मार दिया, सुरजन शाह को मार दिया और उन दोनों को भी मार दिया। मित्रों अब आगे आइए, बहुत बढ़िया बात इसके अंदर देखो, आगे पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमीर देव के बारे में जानकारी अपने को कितने ग्रंथों से मिलती है? एक तो नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। देखो मित्र, हमीर मद मर्दन पढ़ चुके अपन। हमीर मद मर्दन किसकी थी मित्रों? जयसिंह सूरी की थी ना। यस, तो अब आगे और याद रखना, हमीर महाकाव्य किसकी है मित्रों? नयन चंद्र सूरी की है। किसकी? नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ। हर क्लास में ग्रंथ टॉपिक को साथ लेके चल रहे हैं मित्रों। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं और आपको हर बार में याद करवाने की कोशिश करता हूं और याद हो जाते हैं आपको। तो नयन चंद्र सूरी का ग्रंथ हमीर महाकाव्य, अगर नाम ही मित्रों हमीर आ रहा है तो हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी जरूर बताएगा, आप याद रखिएगा। तो नयन चंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य, जोधराज का हमीर रासो। जोधराज का कौन सा ग्रंथ है मित्रों? हमीर रासो। जिसने भी हिंदी साहित्य का कोई विद्यार्थी है तो उसको अच्छे से पता है कि जब आदि काल के अंदर रासो ग्रंथ लिखे गए तो उसके अंदर जो है अपन इस हमीर रासो का भी जिक्र करते हैं, जिसके लेखक जोधराज थे। और एक चंद्रशेखर ने भी लिखा ग्रंथ हमीर हट। क्या लिखा मित्रों? हमीर हट। तो ये तीनों ही ग्रंथ गांठ बांध लेना, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर रासो जोधराज, हमीर हट चंद्रशेखर। यह भी कहा जाता है कि हमीर देव ने लगातार 16 युद्ध जीते और उसके बाद 17वां अलाउद्दीन खिलजी से वो हार गए मित्र। और मित्रों हमीर देव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है ये याद रखना आप लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन वो देखिएगा। सिंह सवन सतपुरुष वचन, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक की बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। मित्रों हालांकि यहां तो गड़बड़ होने लग गई आजकल इस वाले में। तो अब आप कहोगे सर क्या गड़बड़ होने लग गई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिए मित्रों इसका मतलब है इन सभी जो जितने भी ये जो अपने लेखक हुए उन्होंने कहा था कि सिंह सवन, यानी ऐसा कहा जाता है जो सिंह जो होता है जंगल का राजा शेर, वो पूरे जीवन भर में जो है संतान उत्पन्न का कार्य एक ही बार करता है। ऐसा कहते हैं लोग, जानकार लोग कहते हैं कि वो जीवन में एक ही बार शावक को जन्म देता है, लेकिन शेर को जन्म देता है। क्या जीवन में सिंह एक ही बार पुत्र को या पुत्री जो भी उसकी संतान है उसको जन्म देता है, लेकिन सिंह को देता है जो जंगल का राजा बनता है। और सत्पुरुष यानी जो सज्जन लोग होते हैं, सही लोग होते हैं, उनका एक ही वचन होता है, वचन से पलटी नहीं खाते मित्रों। उनके मुंह से निकली जुबान लोक की लकीर होती है। ऐसा दल बदलू काम नहीं होता उनका कि आज उसको ये कह दिया कल उसी बात से अपन पलट गए, नहीं। तो सत्पुरुष अपनी बात से कभी नहीं पलटते हैं, एक ही वचन होता है। सिंह जीवन में एक ही संतान उत्पन्न करता है, परंतु वो सिंह ही करता है। केले का फल, केले का जो होता है पौधा, उसके एक ही बार फल आता है मित्रों, दूसरी बार नहीं आता है। तो ये तीन चीजें। और चौथा तिरिया तेल, यानी जो लड़कियां होती है उनके भी तिरिया तेल यानी लड़कियों का विवाह एक ही बार होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी कारण से डिस्प्यूट वगैरह होता है
तो उसका विवाह नहीं किया जाता। मतलब जो अपना वो एक शादी से पहले एक जो रस्म होती है वो तेल चढ़ाने की, जिसको तेलपान कहते हैं, अपन गांव के लोग सभी अच्छे से जानते हैं उसको, वो रस्म दोबारा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि विवाह दोबारा नहीं होता है, बड़े बड़े अपने समाज सुधारकों ने पुनर्विवाह का जो है किया था कि पुनर्विवाह होना चाहिए। कोई लड़की है छोटी उम्र में अगर विधवा हो जाती है तो जीवन कटता नहीं है, तो ऐसा कहते थे। लेकिन वो जो तेल पान चढ़ाने वाली क्रिया थी वो एक ही बार होती थी, दूसरी बार नहीं, इसलिए फिर नाता प्रतार ये सब चली। लेकिन आजकल तो इसमें थोड़ा सा बदलाव आने लग गया। बहुत सारे लोग इस चीज को जो कम ही समझ पाते हो कहते नहीं सा क्यों लड़की का विवाह, जब एक लड़का 20 बार विवाह कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती, ऐसा करके विवाह कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ। शास्त्रों में लिखा हुआ कि अगर लड़की के तेल पान चढ़ने की जो क्रिया होती है वो एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं होती है। और हमीर हट, मित्रों हमीर देव के लिए कहा जाता है कि जिसकी एक बार हट कर लिया उस कार्यों को वो हर बार हर हाल में पूरा करते थे। इसलिए कहा गया कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक ही बार, त्रिया तेल हमीर चढ़ चढ़े ने दूसरी बार, के सब एक एक बार का काम है, दूसरी बार का नहीं है। ये लोग दूसरी बार में भरोसा नहीं रखते हैं। ये मित्रों अपना जो है एक टॉपिक था, एक लेसन था, जिसमें अपन ने रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ा। 1194 में ये जो है वंश शुरू होता है गोविंद राज के द्वारा, और ये 1301 में मित्रों 1301 ईस्वी में जो है हमीर देव चौहान के जो है केसरिया धारण करने के साथ ही जो है चित्तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है उसका पतन हो जाता है, चौहान वंश समाप्त हो जाता है। और जल देवी जो है रंग देवी का इसमें जल जोर होता है। मित्रों आप याद रखिएगा, अगली क्लास लेके मैं तुरंत आपके पास जो है अति शीघ्र आऊंगा, उसमें चौहान जो है उसका ही अपन जिक्र करेंगे आगे। लेकिन मित्रों आपसे फिर से निवेदन है कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें, एक दिन का भी उसमें मिस्टेक नहीं करें। एक दिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हो तो उस एक दिन की भरपाई आप अगले टाइम टेबल में नहीं निकाल पाते हो। दूसरी बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि मित्रों जब आप एक दिन अपना टाइम खराब कर रहे होते हैं उस समय राजस्थान के 1000 विद्यार्थी जो है अगर उस दिन उन्होंने टाइम खराब नहीं किया तो वो आपसे आगे हो गए निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे आप कितने तुर्रम का हो, 30 मार्क का हो, कितने बुद्धिमान हो, लेकिन यहाँ बुद्धिमान होने के बावजूद अभ्यास बहुत जरूरी होता है कि आप अभ्यास कितना करते हो। और मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि मित्रों रोज रोज का अभ्यास एक दिन आपको सफल जरूर बनाएगा। और यही मैं कहता हूं, इस वीडियो को आप लगातार जो है देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने मिलने वालों तक भेजिएगा। यही मैं आपको कह रहा हूं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।